हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटी के लिए, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। 7th चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स। ओके। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत सारे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के यूज़ होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस चैप्टर्स जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तक आपने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सारे थियरी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। वही मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बहुत से केसेस में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो ऑप्टिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे वेव के रिगार्डिंग बहुत सारी थियरी आई। जैसे मान लो सबसे पहले थियरी जो आई थी वो न्यूटन की थियरी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी सबसे पहले थियरी आई थी न्यूटन की लाइट के लिए। उनके हिसाब से लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको उन्होंने कॉर्पसल्स कहा। लेकिन बाद में थियरी फेल हो गई क्योंकि इनकी जो प्रेडिक्शंस थे वो सही नहीं निकले। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आए आपका हाइगन, और हाइगन वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने लाइट को वेव कहा। हालांकि लाइट जो है उन्होंने कहा था लाइट एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लेकिन फाइनली बाद में जब मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने उनको सही किया, करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि लाइट एक कोई मैकेनिकल वेव या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं, बल्कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका नेचर ट्रांसवर्स की तरह होता है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। वैसे हाइगन्स वेव थियरी जो है इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात होगी, और इस चैप्टर में हम लोग ये मान के चलेंगे कि एक वेव है, और वो वेव जो हाइगन ने बताया था। तो हाइगन ने बेसिकली अपनी थियरी क्या दी थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और हाइगन ने अपने वेव थियरी से बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी थी। बहुत सारे फिनोमेना जो लाइट दिखाता है वो एक्सप्लेन भी कर दिया था, जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। इसलिए इनकी थियरी जो है काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और इनके वेव थियरी के अकॉर्डिंग देखो क्या है, वैसे इस वेव थियरी में है क्या, और उसके बेसिस पे हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे फिनोमेना के। तो हाइगन के वेव थियरी के अकॉर्डिंग जैसे अगर मान लो आपके पास एक सोर्स है, अगर आपके पास सपोज करो एक पॉइंट सोर्स है, मान लो लाइट का पॉइंट सोर्स मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, उसमें से लाइट बाहर निकल रहा है। तो पॉइंट सोर्स बेसिकली क्या करता है, हर डायरेक्शन में जैसे वो लाइट छोड़ेगा इस तरीके से। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स को देखोगे, उन पॉइंट्स को देखोगे जहाँ पे लाइट अभी अभी पहुँचा है, तो अगर पॉइंट सोर्स है तो आपको एक ऐसा सरफेस मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है और यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद लाइट कुछ डिस्टेंस कवर करके एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाएगा हर डायरेक्शन में। जिन पॉइंट्स पे वो हर डायरेक्शन में पहुंच रहा है अगर आप इसको जोड़ दो, है ना, क्योंकि वो लाइट जो है हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सेम डिस्टेंस में ट्रैवल करके, सेम डिस्टेंस का ट्रैवल करने के बाद वो जिन पॉइंट्स पे पहुंच रहा है, उन पॉइंट्स को अगर आप एक साथ मिला दो तो आपको स्फीयर मिलेगा। और ये जो सरफेस मिलता है आपको, इसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। देखो वेव फ्रंट पे जितने भी लाइट पहुंचे हैं जिन पॉइंट्स पे, सबकी स्थिति एक जैसी है, सबका सिचुएशन एक जैसा है, और हम बोलते हैं कि वो सारे के सारे पॉइंट्स इन फेज हैं। इन फेज मतलब सबके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है मान के चलो आप, क्योंकि सब एक साथ चालू हुए थे। और फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मतलब सबके सब का एंगल सेम होगा। फेज का मतलब एंगल होता है, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये सबके सब क्योंकि एक साथ पहुँच रहे हैं तो सबके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा, और हम बोलेंगे सब इन फेज है। तो ये जो सरफेस तैयार हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो उससे जो वेव फ्रंट तैयार होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट। अगर एक लाइन सोर्स है, लाइन से लाइट निकल रहा है, और लाइट जैसे कि लाइन है, इस लाइन से अगर लाइट निकलता है हर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो वो एक सिलेंडर बना देगा इस तरीके से। अगर आप उन सारे पॉइंट्स पे जा रहे हो जिन पॉइंट्स पे एक साथ लाइट पहुंच रहा है, तो उन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको जो सरफेस तैयार मिलेगा वो एक सिलेंडर तैयार मिलेगा, और आपको एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
अगर लाइन सोर्स है तो लाइट आपका, अगर एक लाइन पूरा है लाइट का, तो वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा इस तरह से, राइट। और कुछ टाइम के बाद अगर आप उन सारे सर्फेसेस पे गए जिस सर्फेसेस पे एक साथ लाइट पहुंच रहा है, तो आपको सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट मिलेगा। अगर सोर्स बहुत दूर है, सोर्स वेरी फार, अगर सोर्स बहुत दूर है तो बहुत दूर जाकर ये प्लेन वेवफ्रंट बनाता है, प्लेन वेवफ्रंट बनाता है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है, और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है तो ये कैसे होगा आपका, इसका जो सोर्स होगा लाइन सोर्स होगा। तो ध्यान रहे, लाइन सोर्स आपको हमेशा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट देगा। प्लेन वेवफ्रंट अगर आपको चाहिए तो आपको सोर्स बहुत दूर रहेगा तो प्लेन वेवफ्रंट मिल जाएगा। प्लेन वेवफ्रंट्स ऐसे हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, सोर्स बहुत दूर है तो वो स्फेरिकल वेवफ्रंट ही देता है, लेकिन क्योंकि स्फीयर बहुत बड़ा होने लग जाता है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस पे चले जाओगे तो आपको ये सारे के सारे प्लेन दिखने लग जाएंगे। इसलिए अगर आपका सोर्स बहुत दूर है तो आपको प्लेन वेवफ्रंट मिलेगा। सोर्स अगर आपका पॉइंट है, पॉइंट सोर्स है, तो आपको स्फीयरिकल वेवफ्रंट मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपके वेवफ्रंट की। अब हाइगन का प्रिंसिपल देखते हैं। हाइगन के प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट कैसे ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल। जैसे हम लोग पॉइंट सोर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है आपका लाइट का, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट हर डायरेक्शन में अपने वेव्स छोड़ता है, हर डायरेक्शन में वेव्स भेजेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। नाउ मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू, ये आपका सोर्स है मान लो, और इस सोर्स से यहाँ पे एक वेव फ्रंट बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, इस सोर्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और हर डायरेक्शन में लाइट भेजना शुरू कर देते हैं, लाइट के वेव्स भेजना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब आपके वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में लाइट का सोर्स जैसा बिहेव करता है, ऐसा हाइगन कह रहा है, ठीक है। और वो हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू कर देता है। तो अब ये हर डायरेक्शन में वेव भेजना चालू कर देगा तो इसका खुद का अपना छोटा सा वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। ऐसे हर पॉइंट का होगा, हर पॉइंट का, मैं बोल रहा हूँ बीच के भी पॉइंट्स होंगे, बस बना नहीं रहा हूँ। हर पॉइंट हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू करेगा इस तरीके से, और सबका अपना अपना छोटा छोटा वेव फ्रंट्स बन जाएगा। जब आप देखोगे कि अगर सपोज करो आपने ये हर पॉइंट पे बनाया, जैसे हर पॉइंट पे आपने बनाया ये, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक नया सरफेस तैयार हो गया है। इसको मैं अलग तरीके से बनाता हूँ, अलग कलर से। एक नया सरफेस तैयार हो गया है और लाइट आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया है और ये आपका नया वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो इस तरीके से लाइट आगे की ओर ट्रैवल करता है वेव फ्रंट बनाते बनाते। फिर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स भेजेगा, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और सेकेंडरी वेवलेट्स भेजेगा, और फिर आगे आपका नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से वेव फ्रंट तैयार करते करते लाइट आगे ट्रैवल करता है। समझ गए? तो ये इस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट था हाइगन का। यही सारा कॉन्सेप्ट आप प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, प्लेन्स बनते चले जाएंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते चले जाएंगे। और इसी तरीके का हाइगन का प्रिंसिपल वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझे? इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हाइगन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन सब समझा दिया था। कैसे? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होगा, बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की। अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब वेव फ्रंट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा हाइगन ने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो, मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे मान लो ऊपर से वेव फ्रंट आ रहा है। अब वेव फ्रंट एक्चुअली कैसा होता है, उसमें प्लेन वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट जब ऐसा पड़ेगा तो प्लेन वेव फ्रंट मान लो ऐसे ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स है, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है। तो हम अगर हम मान लो सामने से देखते हैं तो सामने से हो सकता है हमको सिर्फ यही सामने के रेज ऐसे दिखाई दें। इसमें बहुत सारे रेज और हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम दो रे की बात करते हैं, और ये दो रे आपका मान लो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ
तो देखो वेव फ्रंट समझ में आया ना, वेव फ्रंट मतलब कैसा कि ये कुछ इस तरीके से होगा, अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर सकूं तो ऐसा वेव फ्रंट होगा, बहुत सारे रेज का वेव फ्रंट बनता है, वो सारे रेज ऐसे आ रहे हैं, बस हम साइड से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ऊपर का ये 2 रे दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में बहुत सारे रेज होंगे, बस हमने बस 2 रे बना रखा है, ऐसे एंड वाले 2 रेज बना रखे हैं। तो जब ये रे यहां पर पहुंचेगा तो ये रे यहां पे आ जाएगा, समझे। अब देखो ये जो रे है ये यहाँ पे टच होने के बाद, क्योंकि वेव फ्रंट का पार्ट है, तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है और हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू कर देता है। तो ये हर डायरेक्शन में वेव्स भेज के एक यहाँ पे छोटा सा वेव फ्रंट तैयार कर देगा, ये हर डायरेक्शन में वेव्स ऐसे भेजेगा और ऐसे वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखो जितने टाइम में ये यहाँ पर आएगा, ऐसे ये जितने टाइम में यहाँ पर आएगा उतने टाइम में ये इस तरह का स्फीयर बना चुका होगा। और अगर सपोज करो स्फीयर को हम ऐसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट से एक रे ऐसे निकलेगा और एक रे ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो यहाँ से वेव आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। और इसमें आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे मैं प्रूव, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि आई का जो वैल्यू होता है वो आर के इक्वल हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और बाकी जो भी 3 लॉज है वो तीनों लॉज इससे प्रूव कर दिए गए, जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पर वो थियोरेटिकल पार्ट है, बोर्ड्स के लिए था, अब एंट्रेंस के लिए उतना काम नहीं आएगा, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये किस तरीके से हुआ रिफ्लेक्शन वो मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। तो रिफ्रैक्शन में आप देखो क्या हुआ, जैसे 2 मीडियम होता है, मीडियम 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो ना, साइन आई अपॉन साइन आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। तो यहाँ पे जैसे आपका रे आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आप देखो रिफ्रैक्शन हो रही है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे मान लो फिर से हम एक वेव फ्रंट मान के चलते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ आने में लगाएगा उससे छोटा स्फीयर यहाँ पे बनाएगा। ये रीज़न क्या है, इस बार छोटा स्फीयर क्यों बना रहा है, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का दूसरे वाले कंपैरिजन में कम है, n1 इज लेस देन n2। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो मान लो इस मीडियम में v1 है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो हम लोग को पता है v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब v2 कम है। तो मान लो जिस स्पीड से यहाँ पे आ रहा है ये लाइट, उससे कम स्पीड से यहाँ पे आएगा वो, तो छोटा स्फीयर बना पाएगा। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अब यहाँ से आप देखोगे तो लाइट ऐसे और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी से हाइगन ने प्रूव कर दिया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम डिफाइन करते हैं तो देखो जो 2 मीडियम है, पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, ठीक है, तो हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का डिफाइन करते हैं, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब मीडियम 1 के हिसाब से, कंपेयर टू मीडियम 1, आपका मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम 2 का निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मान लो लाइट रे यहाँ से आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे नॉर्मल, और ये हुआ आपका रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते हैं। अच्छा, इसमें n2 और n1 क्या है, n2 जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब ये एब्सोल्यूट क्या होता है मैं अभी क्लियर करता हूँ। और n1 क्या है, n1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1।
देखो वर्ड एब्सोल्यूट आप तब यूज करते हो जब आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है। लेकिन अगर आपने पहला मीडियम वैक्यूम रखा है, मतलब आप अगर वैक्यूम से किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे हो तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जैसे मान लो पहला मीडियम आपका ग्लास है, या फिर आप बोल सकते हो पहला मीडियम आपका वाटर है और दूसरा मीडियम आपका ग्लास है, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम जो ये निकाल रहे हैं ना n/1 साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो रेशियो से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, ये फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर या फिर जो मैंने n/1 लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी फिलहाल इस सिचुएशन में ग्लास का होगा, क्योंकि सेकेंड मीडियम ग्लास है ना। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो आपका सेकेंड मीडियम होता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका फर्स्ट मीडियम होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, n/1 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब इसमें n2 क्या है, n2 क्या है आपका ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ग्लास को साइड में ले जाओ और उसको वैक्यूम से कंपेयर करो, मतलब ऊपर वैक्यूम रखो नीचे ग्लास रखो, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब आप निकालोगे तो वो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा। उसी तरीके से आपको वाटर को लेके जाना है साइड में और वैक्यूम की कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है, तो वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर उसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल सकते हो, और वो आपका n1 होगा। तो इस तरीके से n1 n2 कैलकुलेट होता है। तो जब आप n2 अपॉन n1 भी डिवाइड करोगे तो वो भी साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आएगा, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ गए? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1 अपॉन v2, फर्स्ट मीडियम का स्पीड डिवाइडेड बाय सेकेंड मीडियम का स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम का स्पीड डिवाइडेड बाय सेकेंड मीडियम का स्पीड। लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में अगर v1 है, सेकेंड में v2 है, तो v1 अपॉन v2 भी हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। λ1 मतलब पहले मीडियम में लाइट का क्या वेवलेंथ है, और दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ अगर λ2 है, तो λ1 अपॉन λ2 का रेशियो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दे देगा। यहां पे याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, याद रखना जब भी मीडियम चेंजेस अगर मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो स्पीड और वेवलेंथ उसका चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। जब भी लाइट मीडियम बदलता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसका वेवलेंथ लाइट का और लाइट का स्पीड दोनों चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। इस बात का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी वेव का नहीं बदलेगा जब तक आप सोर्स ही ना चेंज कर दो। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। उसी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था पोलराइजेशन भी। पोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना कि जैसे अगर आपका लाइट है, कहीं से लाइट आ रहा है, तो उस लाइट में जैसे आपका मान लो कहीं से भी आप होल से लाइट निकल के देखते हो, तो जो लाइट है वो एक्चुअली उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक रे है। हम हमेशा एक रे की बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक रे की बात नहीं होगी। अगर आप एक छोटा सा भी लाइट का बीम आपके सामने आता है तो उसमें बिलियंस से ट्रिलियंस करोड़ों ऑफ रेज होते हैं उसके अंदर, तो हम उस छोटे से पार्ट को बीम बोलते हैं, ना कि लाइट बोलते हैं, रे बोलते हैं। एक बीम के अंदर बहुत सारे, मतलब करोड़ों, बीम के अंदर करोड़ों रेज होंगे, आपके बहुत सारे रेज होंगे। देखो लाइट को यहाँ पे फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे वेव, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ पे वेव मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बात हमें मैक्सवेल ने कहा था वैसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में देख के चलोगे कि तो पोलराइजेशन बड़े आसानी से हमें समझ में आता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जैसे लाइट का मान लो एक रे है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा यहाँ पे। अब बस आप ये समझ लो कि एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चेंज होते रहता है,
और दूसरे एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं वेव के फॉर्म में। तो देखो फिलहाल मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा वेव में, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे लाइट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, ठीक है। और ये चेंज उसी तरीके से होता है जिस तरीके से पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है किसी वेव में। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लेते हैं ऊपर की ओर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और आपका वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ऐसे ही मान के चलेंगे हम लोग। अब ये वाइब्रेशंस जो है वो आपके वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या फिर वाई एक्सिस के प्लेन में पार्टिकल्स इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो। हालांकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आपका किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, ऊपर नीचे है। ये एक रे की बात हो गई। अब इन वाइब्रेशंस को हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और आपका एक सिंगल रे जा रहा है, याद रखना एक सिंगल रे आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। अब मान लो दूसरा रे होगा, तो ये है क्लियर कि आपका जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस करते हैं। तो वेव अगर ऐसे जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो वेव इस तरीके से आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, पर ये परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है आगे पीछे, तब भी तो वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हुआ। ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे कैसे भी अगर मैं इन दो पेन को रख दूँ आपस में, बस मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये तो वाइब्रेशंस अगर मान लो ऐसे हुआ, इस तरीके से हुआ, ऐसे वाइब्रेशंस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब भी तो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ ना। तो होता क्या है कि जैसे अगर आपका एक बीम निकल रहा है सामने से, लाइट का एक बीम निकल रहा है मान लो, अब इस बीम में करोड़ों रेज होंगे, करोड़ों, और ये सारे करोड़ों रेज जो है वो आगे क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। उन करोड़ों रेज में से कुछ रेज का वाइब्रेशंस अगर सपोज करो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे है, तो कुछ रेज का वाइब्रेशंस जो है वो ऐसे होगा, कुछ रे का वाइब्रेशन ऐसे होगा, क्योंकि देखो ये सारे के सारे वाइब्रेशंस आपके वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही है। तो ये वाइब्रेशंस कैसे भी हो सकते हैं, कुछ जैसे अगर मान लो मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूं ऐसे सॉरी, एक प्लेन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये वाइब्रेशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये वाइब्रेशंस ऐसे हो सकते हैं आगे पीछे, ये वाइब्रेशंस आपके ऐसे हो सकते हैं, मतलब हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आपके पॉसिबल है। और इस तरीके से ये रे ऐसे जा रहा है, बहुत मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो कि करोड़ों रेज अगर हैं तो लगभग आपको हर ऐसे पॉसिबल प्लेन में आपको वाइब्रेशंस मिल जाएंगे लाइट के, और ये आगे की ओर जा रहा है। तो ऐसा लाइट जिसमें एक ऐसा लाइट बीम जिसके अंदर आपके जो रेज हैं बहुत सारे रेज हो, जिसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस लाइट में है, तो हम ऐसे लाइट को बोलते हैं कि ये लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट। इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करते हैं, किसी एक मटेरियल के थ्रू पास करवाते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग पोलरॉइड बोलते हैं या पोलराइजर बोलते हैं, इसको पोलराइजर बोला जाता है। इसकी ये खासियत होती है, पोलराइजर क्या करता है कि देखो ये पोलराइजर का आपका एक्सिस है, अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई वाइब्रेशंस है तो वो उसे पास होने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो जब इस पोलराइडर के थ्रू जब लाइट बाहर आता है तो सिर्फ इसमें एक प्लेन के वाइब्रेशंस रह जाते हैं, बाकी वाइब्रेशंस खत्म हो जाता है। अब देखो आपका अगर सपोज करो मैं ये अनपोलराइज्ड लाइट की बात करूं, तो हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को थोड़ा पहले साइड में लाते हैं और इसको हम पीछे से देखते हैं। तो मान लो जैसे लाइट जा रहा है ऐसा और मैं पीछे से देख रहा हूँ, तो लाइट के वाइब्रेशंस मुझे हर डायरेक्शन में ऐसे दिखाई देंगे, है ना। अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे लाइट के वाइब्रेशंस देखो ऊपर नीचे
आगे पीछे, यहाँ वहाँ सब दिखाई देंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को, जो बीच वाले वाइब्रेशंस हैं, इस बीच वाले वाइब्रेशंस को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ। एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, जैसे मान लो ये है, इसको अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूँ तो एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा। दो कंपोनेंट में डिवाइड करके अब बीच वाले को भूल जाओ। उसी तरह से इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक इधर और एक इधर। इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये वाले पार्ट को, तो एक इधर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे सारे बीच वाले को अगर तुम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे तो सारे के सारे कंपोनेंट्स या तो ऊपर नीचे आ जाएंगे या तो इस तरह से आगे पीछे आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आपके आगे पीछे और ऊपर नीचे के जो वाइब्रेशंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपने बीच के वाइब्रेशंस को भी कंपोनेंट में डिवाइड करके ऊपर नीचे और आगे पीछे ला दिया। अब ये जो लाइट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी भी अनपोलराइज लाइट ही है, क्योंकि सारे के सारे वाइब्रेशंस हैं, बस आपने वाइब्रेशंस को क्या किया है, ऊपर नीचे और आगे पीछे में बस बीच वाले वाइब्रेशंस को भी बांट दिया। ये अभी भी अनपोलराइज लाइट है। अब इस अनपोलराइज लाइट को आप क्या करोगे, इसके वाइब्रेशंस आपने खाली क्या किए, सारे के सारे वाइब्रेशंस ऊपर नीचे और आगे पीछे में बांट दिए। अब अगर सपोज करो इसको मैं 90 डिग्री से टर्न करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा बताओ, वाइब्रेशंस या तो ऊपर नीचे है या इस तरीके से आगे पीछे है। ऐसे वाइब्रेशंस है ना, अगर मैं इसको 90 डिग्री से टर्न कर देता हूँ तो वाइब्रेशंस या तो ऊपर नीचे है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसी अनपोलराइज लाइट को फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, वाइब्रेशंस या तो ऊपर नीचे है या तो आगे पीछे है। अब आगे पीछे को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं इसको पॉइंट बना दे रहा हूँ, मतलब ये आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब इस लाइट, अनपोलराइज लाइट को जब आप इससे पास करवाते हो तो देखो ये ऊपर नीचे वाले वाइब्रेशंस को तो पास होने दे रहा है, लेकिन जो आगे पीछे वाले वाइब्रेशंस है, अंदर बाहर वाले वाइब्रेशंस, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाला जो प्लेन का वाइब्रेशंस है इसको ये रहने देता है। जिस प्लेन के वाइब्रेशंस रह गए हैं, पास हो चुके हैं, उसे हम लोग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। और इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो है, आगे पीछे वाला प्लेन, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर प्लेन, इस प्लेन के वाइब्रेशंस खत्म हो गए तो इसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोला जाता है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसके वाइब्रेशन से खत्म कर चुका है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सामने पोलराइडर ऐसा रखा हुआ है तो अगर मैं इसके पैरेलल वाले, या जो इसका एक्सिस है, उस एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशंस को ये जाने देगा, पास कर देगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाले जो जितने भी वाइब्रेशंस है उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और हमने पूरे अनपोलराइज लाइट को दो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में बांट दिया, एक ऊपर नीचे और एक आगे पीछे। तो ये ऊपर नीचे वाले को पास होने देता है और आगे पीछे वाले को, परपेंडिकुलर वाले को, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को ये ब्लॉक कर देता है। तो इससे जो बाहर लाइट निकलती है, इससे पास होने के बाद, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस रह गए, ऊपर नीचे वाले प्लेन में वाइब्रेशंस रह गए और आगे पीछे प्लेन के वाइब्रेशंस है वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि भाई यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड लाइट थी उसमें से आधी इंटेंसिटी को तो ये खा गया, क्योंकि आगे पीछे वाले आधी इंटेंसिटी का लाइट तो ये खा गया। ऊपर नीचे वाले जो वाइब्रेशंस थे वो आधी इंटेंसिटी की लाइट ये पास होने दिया। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास सपोज करो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके वाइब्रेशंस आगे पीछे और ऊपर नीचे हैं, इससे अगर आप किसी पोलराइडर के थ्रू पास करते हो तो आगे पीछे के वाइब्रेशन इस पोलराइडर के परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर मान लो I0 इंटेंसिटी का लाइट आप पास कर रहे हो तो आधे इंटेंसिटी वाले ब्लॉक कर देगा और आधे इंटेंसिटी ये पास होने देगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 है, पास होने के बाद आधा खत्म हो जाएगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है
इसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। जब आप प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं पोलराइडर से, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे लाइट का पोलराइजेशन हो गया, एक वाइब्रेशंस खत्म, एक प्लेन का दूसरे प्लेन का रह गया है। समझ गए चीज़? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो हम लोग दो पोलराइडर लगाते हैं, एक पोलराइडर तो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, ये देखो, इसके थ्रू अगर हम लाइट पास करते हैं तो हमारे पास क्या होगा बताओ? हमारे पास होगा प्लेन पोलराइज लाइट। तो अब अगर सपोज करो प्लेन पोलराइज लाइट आपके पास है, वो इसके थ्रू पास हो रहा है, सो वी हैव प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, मान लो इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने अगर तुमने इसी ये जो आपका पोलराइडर है, इस पोलराइडर के एक्सिस के पैरेलल अगर आपने दूसरा पोलराइडर रख दिया, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, क्योंकि सामने सारे के सारे पैरेलल वाइब्रेशंस ही यहाँ से निकले थे, वही वाइब्रेशंस इससे भी पास हो जाएगा और ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इस पोलराइडर को टेढ़ा करना चालू कर दिया ऐसे, जैसे मान लो ये आपका पोलराइडर है और ये वाइब्रेशंस यहाँ से बड़े आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस पोलराइडर को टेढ़ा कर दिया थोड़ा ऐसे, अब इसको दिक्कत होगी पास होने में, अब ये पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगा। तो मान लो पहले पोलराइडर के कंपैरिजन में अगर आपने दूसरे पोलराइडर का एक्सिस बदल दिया, मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया आपने थीटा एंगल पे, मतलब पहला जो एक्सिस है आपका, पहला तो सीधा सीधा एक्सिस क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसी के एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप रखते तो सीधा निकल जाता, लेकिन आपने क्या किया, वर्टिकल से आपने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। मतलब आप जो ये नया पोलराइडर है उसका एक्सिस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, या इन शॉर्ट दोनों पोलराइडर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अब अगर आप इसको पास करते हो तो यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी वो बहुत ही कम निकलेगी, और वो इंटेंसिटी जो होगी, मतलब डिपेंड करता है कितने एंगल से आपने इसको टेढ़ा किया है। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा टेढ़ा कर दिया तो बहुत कम इंटेंसिटी का लाइट होगा, कम टेढ़ा किया है तो इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो अगर मान लो यहाँ पे I0 इंटेंसिटी होता है इसकी इंटेंसिटी अगर सपोज करो I0 है, तो यहाँ तक आते आते जो नई इंटेंसिटी होगी, जिसको मैं I लिख रहा हूँ, वो होगा I0 cos स्क्वायर थीटा, I0 cos स्क्वायर थीटा, नई इंटेंसिटी। तो नई इंटेंसिटी क्या होगी, वो डिपेंड करता है थीटा पे। अच्छा, अगर सपोज करो आपने क्या किया, दूसरा पोलराइडर को पूरी तरह से 90 डिग्री कर दिया, तो पूरी तरह से 90 डिग्री पे टर्न कर दिया, थीटा 90 डिग्री कर दिया, तो अब ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर कुछ केस ऐसा है कि आपका ये प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से आ रहा है I0 इंटेंसिटी के साथ, और आपने पोलराइडर को पूरा ही यहाँ पे 90 डिग्री पे रख दिया, थीटा आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे जो बाहर लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी 0 होगी। आप ये इक्वेशन से भी देख सकते हो, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो आपका I का वैल्यू I0 हो जाएगा। समझे? तो इसका मतलब साफ है, देखो कि अगर सपोज करो आपके पास अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपके पास अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट मतलब वाइब्रेशन सारे इसके अंदर अवेलेबल है, अनपोलराइज्ड लाइट, और मान लो इसकी इंटेंसिटी जो है वो I0 है, यहाँ पे आपने एक पोलराइडर रख दिया। अब आपको पता है पोलराइडर क्या करेगा बताओ, एक प्लेन के वाइब्रेशंस को पास होने लगेगा, दूसरे वाले को रोक देगा, और इंटेंसिटी हो जाती है आधी। अनपोलराइज लाइट को पास करोगे तो सामने मिलेगा प्लेन पोलराइज लाइट, और प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आधी हो चुकी होगी। तो ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज लाइट के बाद अगर आपने फिर से कोई दूसरा पोलराइडर रखा जो कि किसी एंगल पे रख दिया, आपने थीटा एंगल पे रख दिया, तो इसके बाद जो लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड ही होगी, पर इंटेंसिटी कम हो चुकी होगी। वो कैसा होगा बताओ, इसकी जो इंटेंसिटी थी उसमें cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो इसकी जो इंटेंसिटी थी पहले पोलराइड से पास होने से पहले इंटेंसिटी I0/2, उसमें cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो अगर एक अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो फाइनली आपको लास्ट में जो मिलेगा दो पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। समझे? तो ये सारा था आपका पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका इंटेंसिटी का इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं मैलस लॉ। मतलब किस तरीके से इंटेंसिटी चेंज होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से चेंज होता है इंटेंसिटी, तो इसी को हम लोग मैलस लॉ बोल देते हैं। मैलस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका दूसरा पोलरॉइड थीटा एंगल पे है तो जो इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि ओरिजिनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से आपका इंटेंसिटी चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पोलराइजेशन का एक और कॉन्सेप्ट है और एक और लॉ है जिसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। अब देखो ब्रूस्टर के हिसाब से एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज करो आप किसी मीडियम में, कोई मीडियम मान लो ये फर्स्ट मीडियम है N1 और ये सेकेंड मीडियम है N2, अगर आप यहाँ पे लाइट भेजोगे और ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसके वाइब्रेशंस दोनों तरफ होंगे आपके, आगे पीछे भी, अंदर बाहर भी और ऊपर नीचे भी, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट को भेजते हो, देखो किसी भी सरफेस पे, चाहे वो ट्रांसपेरेंट सरफेस ही क्यों ना हो, अगर आप लाइट भेजते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर चला जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर केस में होता है, भले ही रिफ्लेक्शन कम हो रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो, पर दोनों होता है। इसलिए में हम लोग को पानी के अंदर की चीज़ें भी दिखाई देती है और पानी में हमारा रिफ्लेक्शन भी दिखता है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ रेज जो है वो पानी से रिफ्लेक्ट हो जाता है और बहुत सारा रेज अंदर रिफ्रैक्ट भी होता है। तो ब्रूस्टर के हिसाब से एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे अगर आप रे को भेजते हो, मतलब वो एंगल जो होगा आपका, जिसको हम लोग थीटा पी बोल देते हैं, ये थीटा पी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे को भेजा तो जो रे रिफ्लेक्ट होगा वो पूरी तरह से आपका प्लेन पोलराइज्ड होगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड। एक ऐसा एंगल है जिसको पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। थीटा पे इज पोलराइजिंग एंगल। इस एंगल पे अगर आपने सपोज करो इसको रे को भेजा, लाइट को भेजा, मतलब बीम को भेजा, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होगा और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस जो होंगे वो एक्चुअली अंदर बाहर इस तरह से होंगे। मतलब जिस प्लेन में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपके वाइब्रेशंस होंगे, और जो रे रिफ्रैक्ट हो रहा है वो पूरी तरह से पोलराइज नहीं होगा, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, तो कुछ पोलराइजेशन होगा कुछ हद तक नहीं होगा, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, और आपका जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ऐसा उनका कहना था। तो जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो आपको थीटा पी का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ N2/N1। यहाँ पे हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ N2/N1, दैट इज योर ब्रूस्टर्स लॉ। ओके, उसके बाद चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पे एक और चीज़, स्कैटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। स्कैटरिंग की वजह से भी आपका पोलराइजेशन होता है, तो बस इस बात को ध्यान रख लेना। आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन आएगा तो। बस स्कैटरिंग जो होता है उसकी वजह से भी आपका पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन के लिए। इंटरफेरेंस सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरफेरेंस क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है क्लियर नहीं है तो आपको पिछला चैप्टर वापस देखना होगा। अगर वहाँ पे चीज़ें क्लियर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इंटरफेरेंस हम लोग सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे अगर सपोज करो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए दो वेव का और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए दो वेव का, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो भी चीज़ें हम लोगों ने उस पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो ऐड हो जाएगा। अगर एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस A2, ठीक है। और अगर सपोज करो दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो आपका जो टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा 2A। नए वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशंस भी हम देख चुके हैं। कंडीशन क्या था कि पाथ डिफरेंस दोनों वेव का क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, यानी कि 2n पाई होगा ना, हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाकी अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है लाइट के केस में आपको इसका असर क्या दिखेगा। देखो लाइट के केस में एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है उसका ब्राइटनेस। तो अगर दो लाइट है, मान लेते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम है मतलब दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। इंटेंसिटी सेम बोल सकते हैं, ब्राइटनेस आप ऐसा मान के चल सकते हो। अगर मान लो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा डबल। डबल होने का मतलब है कि दोनों मिलकर इंटेंसिटी अब ब्राइट हो जाएगा और ज़्यादा चमकने लगेगा लाइट। पहले दो कम चमकने वाले लाइट थे, इनका जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। हालांकि इंटेंसिटी का केस अलग होता है, इंटेंसिटी का जो मल्टीपल होता है बढ़ने का वो अलग होता है। अभी के लिए बस ये देख के चलो कि जब दो लाइट है, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों जब ऐड होंगे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस बढ़ जाता है, ज़्यादा चमकने लगेगा लाइट। और अगर सपोज करो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो लाइट आपने लिया और दोनों लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो एक क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, सॉरी ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट और क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया, तो आपके पास जो नया वेव आएगा उस नए वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपको वेव मिलेगा वो आपको A1 माइनस A2 मिल जाएगा। और अगर सेम एम्पलीट्यूड वाले वेव है, सेम एम्पलीट्यूड वेव मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, अगर A है इस तरीके से, एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव आपका ऐसा है, तो अगर सेम एम्पलीट्यूड वाले दो वेव का अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो रिजल्टेंट वेव आपका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का 0 हो जाएगा, तब आपका वेव बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या कि दो सेम इंटेंसिटी की लाइट अगर आप लेते हो, दो सेम एम्पलीट्यूड मतलब दो सेम इंटेंसिटी की आप अगर लाइट लेते हो और अगर उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो वहाँ से लाइट गायब हो जाएगा, आपको लाइट दिखेगा ही नहीं। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और चीज़, लाइट की जो इंटेंसिटी है, इनफैक्ट किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और हमने यहाँ पे याद रखना एक और चीज़ लिखा था इंटरफेरेंस के लिए कि अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा वेव किसी एक पॉइंट पे आ जाते हैं और सुपरपोजिशन होता है, तो सुपरपोजिशन का क्रेस्ट और ये स्पेशल केस ही हमारा इंटरफेरेंस था। तो इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उस पॉइंट पे दो वेव की वजह से, उसका हमने इक्वेशन लिखा था A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर, जहाँ पे फाई, सॉरी हाँ बराबर, जहाँ पे फाई क्या है, दोनों वेव का फेज डिफरेंस है। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आ जाएगा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 प्लस रूट ऑफ 2, I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई प्लस I2, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन है, समझे। और पहले वेव का जो इंटेंसिटी I1 है इट इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2 जो होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है बताओ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस, हम लोगों ने तभी बोला था कि फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा 2n पाई। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लिखना भूल गए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है वो होता है n, सॉरी 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई। और पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो कि फाई का वैल्यू जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, यही सब होता है। और इस हिसाब से आपका कॉस फाई का वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको मिलेगा, और उसका वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मिनिमम इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि A1 स्क्वायर इज, सॉरी I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो रूट ऑफ I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1। तो आप A1 की जगह पे रूट ऑफ I1 और A2 की जगह पे रूट ऑफ I2, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2, इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पे आपका होता क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम लोग। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, तो यहाँ पे ऐसे दो सोर्सेस रखे गए इस तरीके से, सोर्स S1 और सोर्स S2। यहाँ पे एक बड़ा सा सोर्स था लाइट का, यहाँ से लाइट दोनों साइड में भेजा गया। ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट था, सिंगल कलर का लाइट था, और लाइट यहाँ से भेजा गया। इसको हम लोग बोलेंगे स्लिट S1 और ये स्लिट S2, या जो दोनों सोर्सेस आपके स्लिट है S1 और S2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d रखेंगे, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। और सामने d डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा गया, सोर्स से लेकर स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इन दोनों से एक एक लाइट का सोर्स निकलेगा, लाइट निकलेगा और सामने स्क्रीन पे जाएगा, और सामने स्क्रीन पर पड़ते ही या तो उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और वहाँ पे एक ब्राइट लाइट आपको मिलता है, और एक बैंड के फॉर्म में मिलता है आपको, इस तरीके से फ्रिंज के फॉर्म में मिलता है स्प्रेड होकर। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बना है। अब देखो, जब दोनों लाइट यहाँ पे सेंटर पे आएगी तो दोनों का पाथ सेम है, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस 0 जो है वो कंडीशन है आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो यहाँ बीचों बीच आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और ब्राइट के बाद उसके अगले ही पार्ट पे आपको यहाँ पे डार्क मिलेगा, फिर आपको ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, और इस तरीके से आपका ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से फ्रिंजेस मिलते चले जाते हैं। इस पूरे पैटर्न को ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये जो पैटर्न आपको सामने दिखाई देता है, इसको हम लोग ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क,
इस पूरे पैटर्न को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है पूरा। अब कौन सा पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा ये डिसाइड होगा कि इन दोनों रेज, जब ये दोनों रेज, जैसे मान लो ये दोनों रे यहाँ पहुँचते हैं, ये दोनों रेज मिलकर यहाँ पे पहुँचते हैं, ये और ये, मान लो ये P पॉइंट है आपका, तो इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है ये डिसाइड करेगा कि इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर पाथ डिफरेंस ऐसा रहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तब तो ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो डार्क फ्रिंज बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं YN, सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा, इतना फिक्स है। तो सेंटर के ब्राइट फ्रिंज से हम लोग YN डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो भाई देखो इस पॉइंट पर दोनों रेज जब आते हैं तो इनका जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस क्या है बताओ, पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। देखो दोनों का पाथ क्या है, इसका पाथ S2P है, इसका पाथ S1P है, डिफरेंस S2P माइनस S1P हो जाएगा। ठीक है, इस पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा x मान लेता हूँ। ये पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा, आपका पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा x का वैल्यू, इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू आपका YN d/d आ जाता है, YN d/d आ जाता है। ये पाथ डिफरेंस अगर सपोज करो n लैम्डा के बराबर है, जैसे मान लो कंडीशन क्या है हमारा कंडीशन ये है पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा हुआ तब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यही पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 λ/2 हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वे कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ब्राइट फ्रिंजेस की अगर हम बात करें तो ब्राइट फ्रिंजेस के जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। उनका पोजीशन YN का वैल्यू हो जाएगा n λ/d/d। ये ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशन है। जैसे मान लो आपको पहला ब्राइट बैंड चाहिए, पहला ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो n का वैल्यू 1 डाल दो, दूसरा ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो n का वैल्यू 2 डाल दो, Y2 मिल जाएगा आपको। ऐसे जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस रहेंगे उनके डिस्टेंसेस आप इस इक्वेशन से ढूंढ सकते हो। और डार्क फ्रिंजेस का अगर आपको पोजीशन चाहिए तो डार्क फ्रिंजेस के लिए हम YN डैश यूज़ कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2n-1 λ/2d। तो अगर आपको यहाँ से थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बन रहा है वो चाहिए तो n का वैल्यू आप 3 इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपको थर्ड डार्क फ्रिंज का पोजीशन या डिस्टेंस इन इक्वेशन से मिल जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट आपका होता है फ्रिंज विड्थ W, उसका फॉर्मूला होता है 2 λ/d/d। ये फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, या तो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट, एक सेकेंड इसमें घपला कर दिया मैंने, डार्क ये ब्राइट हो जाएगा और ये डार्क होगा, या तो कॉन्सेक्यूटिव किसी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं फ्रिंज विड्थ बोल सकता हूँ, या किसी दो कॉन्सेक्यूटिव एक के बाद एक डार्क के बीच का डिस्टेंस, ये भी आपका W होगा, या फिर एक ब्राइट और एक डार्क दोनों मिला के जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो आपका W हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलो कि कोई भी दो एक के बाद दूसरा जो ब्राइट बैंड है उनके बीच का डिस्टेंस, या एक के बाद दूसरा जो कोई भी डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच का डिस्टेंस। डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, और जितना ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है आपस में उतना ही डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो फ्रिंजेस है वो इक्वली स्पेस्ड है, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंसेस है यहाँ पे। तो आप कोई भी एक ऐसा वैल्यू ले सकते हो, उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है इसका मतलब आपका जो फ्रिंजेस है चौड़ा है, फ्रिंज विड्थ कम है इसका मतलब आपका फ्रिंजेस जो है वो पतला है। और फ्रिंज विड्थ इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, सोर्स और स्क्रीन के बीच का कितना डिस्टेंस है, और आपके दोनों सोर्सेज के बीच में या स्लिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। समझ गए? तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की या ऑप्टिकल पाथ की। देखो ऑप्टिकल पाथ का सिंपल सा मतलब है,
कि लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। बात सिंपल है। जैसे अगर मान लो दो लाइट को मैं यहाँ पे छोड़ूँ पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सेम टाइम में, क्योंकि दोनों को मैंने वैक्यूम में छोड़ा हुआ है और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सेम टाइम में। लेकिन अगर मान लो मैंने बी के आगे एक मीडियम रख दिया, कोई भी एक मीडियम रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब क्या होगा बताओ, ऊपर वाला जो होगा लाइट वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और नीचे वाला जो लाइट होगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि अब मीडियम में घुसते ही लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा, है ना। तो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वही आपका ऑप्टिकल पाथ होता है। ऑप्टिकल पाथ इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ को अगर मैं सपोज करो x लिख देता हूं, x, तो इस x का वैल्यू होता है आपका n-1 इंटू डी। अब ये d क्या है, d इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीडियम, d क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीडियम। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मीडियम में डिस्टेंस d ट्रैवल किया जा रहा है लाइट से, तो वैक्यूम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, n-1 इंटू डी डिस्टेंस, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये तो पार्ट डिफरेंस है, n इंटू डी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, n इंटू डी। तो देखो n क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम में वो d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, n इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वैक्यूम में n इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मीडियम में वो सिर्फ d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ऑप्टिकल पाथ क्या कहलाएगा, n इंटू डी, क्योंकि इतना डिस्टेंस वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, मीडियम में तो वो d ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप सपोज करो इन दो लाइट को आप बाद में देखते हो तो इन दोनों लाइट के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि पहले पाथ सेम था, लेकिन जैसे ये मीडियम में घुसा वैसे इसका स्पीड स्लो हो गया, तो अब ये कम पाथ ट्रैवल करेगा, ये ज़्यादा पाथ ट्रैवल करेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, और इसे हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। अब ये पाथ डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों के पाथ के बीच का डिफरेंस, इसका पाथ एन डी है, इसका पाथ डी है, तो एन डी माइनस डी दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है आपका n-1 इंटू डी। अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखो तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी स्लिट के सामने आपने कोई एक मीडियम का शीट रख दिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का शीट रख दिया, और उसका थिकनेस अगर टी है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और उस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा बताओ, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्योंकि d नहीं है बल्कि इसका थिकनेस का वैल्यू t है, तो हम n-1 इंटू टी लिख देते हैं। इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऊपर वाले वेव और नीचे वाले वेव के बीच में, अगर आपने स्लिट के सामने कोई एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसका थिकनेस t है, या कोई स्लैब रख दिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसका थिकनेस t है, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसके बीच में, इसके बीच में, जिसके वजह से आपका जो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर ऊपर रखा तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे रखा तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ। अब यहाँ पे लास्ट चीज बचा हुआ है दैट इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन के बाद फिर आपका इंस्ट्रूमेंट्स बचा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर। तो पहले हम लोग डायफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका लाइट का, जैसे मान लो कोई लाइट के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो लाइट सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से लाइट बेंड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से जो लाइट बेंड होता है उसको हम लोग डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इस डायफ्रैक्शन की वजह से हमको एक बड़ा ही प्यारा सा डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, और उसी डायफ्रैक्शन पैटर्न को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन लिखा मतलब दिया हुआ है, तो हम इसी का स्टडी करेंगे, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो सोर्स जो होता है आपका लाइट का,
वो आपके स्क्रीन से बहुत दूर होता है। बहुत दूर मतलब आप समझ लो, इसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हो। तो जैसे मान लो आपका सोर्स है और आपका स्लिट है, ये स्लिट है पहले तो, और डायफ्रैक्शन में स्लिट काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जो आपका ये है इंटरफेरेंस था उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। एक सिंगल स्लिट होगा, एक स्लिट होगा, इस स्लिट का जो थिकनेस है वो ए होगा और सोर्स भी आपका कहीं दूर से होगा और उस सोर्स से लाइट आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही होगी। और सामने हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन रख देते हैं। ये स्क्रीन काफ़ी दूर होता है, बनाने के लिए हम लोगों ने नज़दीक बनाया हुआ है, लेकिन स्क्रीन आप इस सोर्स से और इससे काफ़ी दूर होता है, स्लिट से, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये आपका डी होगा डिस्टेंस। और लाइट को इस पर फोकस करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस भी रख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इसके इतने करीब होता है स्लिट के कि हम मान सकते हैं कि दोनों एक ही जगह पे है, और इससे भी अगर तुम डिस्टेंस मेजर करोगे लेंस से तो वो डी ही मान लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका फोकल लेंथ जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फोकल लेंथ के बराबर एफ होता है, क्योंकि सारे लाइट को इस जगह पे फोकस करना है, तो आपका जो फोकल लेंथ होता है इसका उतने डिस्टेंस पे स्क्रीन रख दिया जाता है। ये दोनों इतने नज़दीक होते हैं कि एफ और डी का वैल्यू लगभग सेम मान लिया जाता है, एफ इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डी मान लिया जाता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट रेज यहाँ पे पड़ेंगे और एक कॉर्नर से बेंड भी हो जाता है। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, लाइट रे यहाँ से बेंड भी हो जाता है। इसी बेंडिंग की वजह से सामने के इंटरफेरेंस पैटर्न, सॉरी डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाता है। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको कुछ ऐसे दिखेगा। इस डायफ्रैक्शन पैटर्न में आप देखोगे तो बीचों बीच आपको दिखेगा, तो बीचों बीच आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट का दिखाई देगा इस बीच वाले स्पॉट पे, और बाद में आपको एक मिनिमम दिखाई देगा, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जो ये बढ़ी हुई इंटेंसिटी है ये पहले के कंपैरिजन में उसकी इंटेंसिटी कम होगी, फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर आपको एक पीक दिखाई देगा, इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पे, और इसकी इंटेंसिटी फिर पिछले से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस ऐसे तो नहीं बोल रहे इंटरफेरेंस की तरह, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। जो बीच वाला सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब आप समझ लो ब्राइट फ्रिंज, और मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली पूरी तरह से डार्क नहीं होता है और सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे इसको ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस ना बोलकर मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहे हैं। आपका जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है, बीचों बीच वाला मैक्सिमम, ये सबसे मोटा होता है, सबसे थिक होता है, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। इसके बाद आपका ये फर्स्ट मिनिमम आता है, फिर यहाँ पे देखो ये फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपके उसके डिस्टेंसेस होंगे, और ये डिस्टेंसेस कैसे होंगे, देखो ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है बीच में, यहाँ से फर्स्ट मिनिमम का बीच का डिस्टेंस, इसको अगर मैं सपोज करो वाइन ले लेता हूँ, या फिर आप ऐसे मान के चलो कि पॉइंट मान लो P है, यहाँ पे पॉइंट P का यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस अगर YN है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे एक रे यहाँ से निकला, अगर मान लो सारे के सारे पैरेलल रेज हैं तो पैरेलल रेज तो यहीं पर पहुँचेंगे फोकस पे, पर अगर थीटा एंगल पे रे तुम देखते हो सबका, तो वो मान लो P पर पहुँच रहा है यहाँ से भी थीटा एंगल पर P पर पहुँच रहा है, यहाँ से भी थीटा एंगल पर P पर पहुँच रहा है। तो ये थीटा एंगल वाले जितने भी रेज हैं जो आपको P पे दिखाई दे रहे हैं पहुँचते हुए, तो यहाँ पे ये सारे रेज का मिला जुला के यहाँ पे या तो मैक्सिमम बनेगा या तो मिनिमम बनेगा, जैसे इंटरफेरेंस में हो रहा था, या तो वो ब्राइट फ्रिंज बनेगा या तो डार्क फ्रिंज बनेगा। तो इसके देखो कंडीशंस क्या है। अब यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर वाला रे है और सबसे नीचे वाला रे है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है, मतलब हम पाथ डिफरेंस सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले रे के बीच में ही देखते हैं, इसके अलावा बीच में बहुत सारे रेज हैं, क्योंकि स्लिट बड़ा है ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे रेज बीच में आपके मिल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाले रेज की ही बात कर रहे हैं। ये जब रेज यहाँ पे मिलेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, तो इसमें कंडीशंस कुछ ऐसा आ जाता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है उस पाथ डिफरेंस का वैल्यू होता है पाथ डिफरेंस बिटवीन टॉप रे क्या है यहाँ पे A है और बॉटम में B है, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन A एंड B
वो आपका होता है ए साइन थीटा। अगर ये ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर हो जाए तो वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा केस उल्टा है, या फिर डार्क फ्रिंज ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बनेगा। ये मिनिमम का कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम के कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, अगर यहाँ से तुम देखोगे तो थीटा का वैल्यू वाई एन बाई डी हो जाता है। थीटा का वैल्यू वाई एन बाई डी हो जाएगा। देखो सामने वाई एन है, ये डी है, और ये थीटा आप ऐसे मान के चलो। तो थीटा का वैल्यू आपको वाई एन अपॉन डी, मतलब ये एक हिसाब से समझ लो कि ये दोनों इतने छोटे होते हैं कि ये और ये दोनों डिस्टेंस डी मान लिया जा सकता है। और ये एक सर्कल का एंगल है, और ये आप मान सकते हो कि ये सर्कल का हिस्सा है वाई एन, सर्कल का आर्क है। तो आपको पता है थीटा अगर आप रेडियन में मेजर कर रहे हो, ये याद रखना रेडियन में, थीटा आ चुका है रेडियन में। जब आप थीटा को रेडियन में मेजर करते हो, ध्यान से सुनना, और आप अगर इस वाई एन को आर्क मान के चल रहे हो, तो थीटा को जब आप रेडियन में मेजर करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ वाई एन हो गया और रेडियस आपका डी हो गया, तो वाई एन बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। और इस हिसाब से आपका वाई एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा डी बाय ए। फिलहाल यहाँ पे वाई एन को मैं वाई एन डैश लिख रहा हूँ क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम कहाँ कहाँ बनेगा, इसका पोजीशन, जैसे वहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज के पोजीशंस आए थे, वैसे यहाँ पे आपको मिनिमम के पोजीशंस आ जाएंगे। और ये आपका अगर ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा रहा तो, लेकिन यहाँ पे याद रखना एन का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से, ठीक है। उसी तरीके से अगर सपोज करो ये पार्ट डिफरेंस जो है ए साइन थीटा वो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो गया, तो फिर मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। और मैक्सिमम का जो पोजीशन आएगा वाई एन दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2a आ जाएगा। 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2a, ये मैक्सिमम के लिए है, दिस इज फॉर मैक्सिमम। इन पोजीशंस पे मैक्सिमम बनेगा और इन पोजीशंस पे आपके मिनिमम बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी फ्रिंज विड्थ जैसा केस होता है, और यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि आपका जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो कितना मोटा बना है कितना पतला बना है, जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का वैल्यू भी वैसे ही होगा, 2 लैम्डा डी बाय ए हो जाएगा। नहीं एक सेकेंड, लैम्डा डी बाय ए होगा सिर्फ, हमने वहाँ पे क्या लिख दिया था, अरे यार गड़बड़ हो गया था, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने फॉर्मूला गलत दिखा दिया था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। जो फ्रिंज विड्थ होता है आपका वो सिर्फ लैम्डा डी बाई ए होता है। अच्छा वो देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ लैम्डा डी बाई ए होता है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, वो 2 किसी और केस में आता है। तो यहाँ पे भी जो फ्रिंज विड्थ होगा वो लैम्डा डी बाई डी की जगह पे ए आ जाएगा, बस लैम्डा डी बाई ए हो जाएगा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप देख सकते हो कि ये जो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, इसकी जो अगर थिकनेस देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2 लैम्डा डी बाई ए के बराबर आता है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, उसका वैल्यू जो है वो 2 लैम्डा डी बाई ए के बराबर आता है। अब अगर आपको सपोज करो यहाँ से फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस चाहिए, सेकेंड मिनिमम का डिस्टेंस चाहिए, थर्ड मैक्सिमम का डिस्टेंस चाहिए, जो भी डिस्टेंसेस चाहिए वो आप इन 2 इक्वेशन से निकाल सकते हो। अगर मिनिमम का डिस्टेंस चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मैक्सिमम का डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा केस हो गया डाइफ्रैक्शन का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं रेलीज क्राइटेरिया की। देखो अकॉर्डिंग टू रेली एक्चुअली होता क्या है कि जो 2 ऑब्जेक्ट अगर आपको सामने रख दिया जाए, वो 2 ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे या एक ही दिखाई देंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर क्या सारे पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये आपको पूरा का पूरा पेन एक ही दिखाई दे रहा है, जबकि सारे के सारे पार्टिकल्स इसके अंदर हैं वो अलग अलग हैं, पर आपको अलग नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी 2 पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन 2 पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है
तो दोनों पार्टिकल्स जो है वो अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर देता है हमारे आंखों के अंदर। मतलब डायरेक्टली इमेज हमको नहीं दिखाई देता है, बल्कि उन दोनों का डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो जाता है। और अगर ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं तो इनके डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने की वजह से दोनों पार्टिकल हमको एक ही नज़र आता है। उसी तरीके से जो सारे के सारे पार्टिकल्स इसके हैं, इसके डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे आँख में बनता है और वो सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं एक पेन यहाँ रखता हूँ और एक पेन यहाँ पे रखता हूँ, तब तो मुझे दो अलग अलग नज़र आ रहा है। तो होता क्या है कि जब आप दो पार्टिकल को काफ़ी ज़्यादा सेपरेट कर देते हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस डाल देते हो दोनों के बीच में, तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न दोनों का अलग अलग हो जाता है। मान लो दो पार्टिकल्स को आपने बहुत दूर कर दिया, तो इसके डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स आपको और इसके डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स आपको मिक्स होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब आपको दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग नज़र आएगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि रेलियस का क्राइटेरियन क्या है कि कब आपको दो ऑब्जेक्ट जस्ट सेपरेटेड नज़र आएंगे। जस्ट सेपरेटेड नज़र आने का मतलब होता है जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व मतलब बोल रहा हूँ का मतलब क्या कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इतना डिस्टेंस है कि आप उसको दोनों को अलग अलग देख सकते हो, सेपरेटेड देख सकते हो। इससे कम डिस्टेंस अगर आपने किया तो फिर डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिक्स हो जाएगा, फिर आप दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे। तो जो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में है, इतना डिस्टेंस जिससे दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो भी देखा जा सकता है, पर ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेटेड देखा जा सकता है। हम इस केस में यहाँ पे जो कंडीशन है उसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड। इससे कम डिस्टेंस रख दोगे तो इमेजेस अनरिजॉल्व हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तो इमेजेस वेल रिजॉल्व हो जाएंगे, तब तो और अच्छे से दिखाई देगा सेपरेटेड हमको। तो जब आपका इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होता है, मतलब ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखा है कि जस्ट आपको सेपरेटेड नज़र आएगा, तो रेली के हिसाब से उन दोनों का डाइफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है कि जो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम है उनके बीच का डिस्टेंस और दोनों का जो फर्स्ट मिनिमम है, देखो ये येलो वाले का फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे आ रहा है और वाइट वाले का फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस और दोनों के फर्स्ट मिनिमम के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे आ रहा है। जैसे वाइट का ये सेंट्रल मैक्सिमम है ये पोजीशन, उसके पर येलो के फर्स्ट मिनिमम पर वो आ रहा है, और येलो का जो सेंट्रल मैक्सिमम है उस पर वाइट का फर्स्ट मिनिमम आ जा रहा है। तो ये जब कंडीशन होता है तो आप समझ लो आपके जो इमेजेस है दे आर जस्ट रिजॉल्व, मतलब ऑब्जेक्ट्स आपके इतने नज़दीक रखे हुए हैं कि इमेजेस जस्ट रिजॉल्व हैं। इससे दूर करोगे तो और अच्छे से दिखेगा, नज़दीक कर दोगे तो इमेजेस जो है वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। वही केस अनरिजॉल्व में होता है। अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट को और नज़दीक कर दिया तो क्या होगा, इससे बताओ। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा, मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के मिनिमम के बीच का डिस्टेंस देखो, ये वाइट के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस और येलो के फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस, ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और दोनों के मैक्सिमम का बीच का डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो चुका है। तो ये निशानी है आपके अनरिजॉल्व इमेजेस की। ये दोनों इमेजेस आपको एक जैसा दिखाई देगा, जो कि इस पेन के पार्टिकल्स का केस है। और वेल रिजॉल्व मतलब क्या, आपने इस पोजीशन से पार्टिकल्स को और दूर कर दिया, तो और दूर कर दिया तो क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैक्सिमम के बीच का, सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आप देखो इसका जो फर्स्ट मिनिमम है और इसका फर्स्ट मिनिमम है ये काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो जब फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाए और सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस बढ़ जाए तो इमेजेस वेल रिजॉल्व। अगर ये कम है और मिनिमम का डिस्टेंस ज़्यादा है तो अनरिजॉल्व, दोनों इक्वल है तो जस्ट रिजॉल्व। यही आपका रेलियस क्राइटेरिया है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे बच्चों, विच इज़ माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर आपका के यहाँ पे दो चीज़ों का रिजॉल्विंग पावर है, एक तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और दूसरा टेलीस्कोप का। तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो एक सिंगल लेंस होगा, सिंगल लेंस आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो माइक्रोस्कोप का काम करता है। तो हमें पता है कि माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो हम वहाँ पे बात करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। इस केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देखना चाहते हो
उनके बीच में इतना मिनिमम डिस्टेंस जिससे दोनों अलग देखा जा सके। इसको यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं भी ए लिख देता हूँ। मतलब ये वो डिस्टेंस है कि अगर इससे कम डिस्टेंस आपने किया तो आपका जो माइक्रोस्कोप है वो दो इमेजेस या दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेटेड नहीं दिखा पाएगा, समझे। अगर इससे कम डिस्टेंस तुमने कर दिया तो इमेजेस जो है वो अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको, फिर मिक्स हो जाएगा। तो आपको इतना डिस्टेंस रखना है कि आपका जो ये वैल्यू है, मतलब आपको इतना डिस्टेंस रखना है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कि आपको जो माइक्रोस्कोप है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को अलग अलग दिखा पाए। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, इसी को हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना आपका डिवाइस अच्छा है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर बहुत कम है, इसका मतलब बहुत कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को भी आपका डिवाइस अलग अलग दिखा सकता है, समझे। इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का वैल्यू इस केस में आता है λ/2n sin अल्फा। लैम्डा मतलब लाइट का वेवलेंथ है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस के मटेरियल का, और अल्फा क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2 अल्फा, इसको एंगुलर सेपरेशन बोला जाता है। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग देखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस से मिला दोगे तो इसके बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको हम लोग 2 अल्फा लिख देते हैं, और उस एंगल को, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर सेपरेशन। उस एंगल का अगर आप आधा वैल्यू ले लोगे तो अल्फा मिल जाएगा, वही अल्फा यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे n साइन अल्फा जो आपको दिख रहा है ना, इस n साइन अल्फा को हम एक साथ NA बोल देते हैं। NA मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ए का वैल्यू, मतलब ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको सेपरेट करके आपका माइक्रोस्कोप आपको दिखा सकता है। इससे कम डिस्टेंस करोगे तो माइक्रोस्कोप वो दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं दिखा पाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल 1/a, ये आ जाता है। इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा तो 2n साइन अल्फा अपॉन लैम्डा, और n साइन अल्फा को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा, जितने कम डिस्टेंस को सेपरेट कर पाएगा आपका माइक्रोस्कोप, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप। अब क्योंकि रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल है, तो ए जितना ही कम होगा उतना अच्छा डिवाइस। ए कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, तो रिजॉल्विंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये नज़दीक ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है, दूर कर सकता है, और उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप है आपका, ठीक है। ये केस तब होता है जब आपका जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनकी खुद की लाइट ना हो। जैसे मान लो ये मार्कर को भी आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पेन को, इस पर बाहर से कोई लाइट पड़ रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो लाइट आपके लेंस में जा रहा है। अगर मान लो जो दो ऑब्जेक्ट्स आप जिसको रिजॉल्व कर रहे हो वो अगर सेल्फ ल्यूमिनस निकला, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की लाइट हो, खुद की लाइट मतलब मान लो जैसे कि 2 LED बल्ब रखा हुआ है यहाँ पे, तो खुद की लाइट जनरेट कर रहा है ना। अगर सेल्फ ल्यूमिनस हो तब ऐसे केस में आपका जो ए का वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाता है और यहाँ पे 1.22 मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 1.22 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेल्फ ल्यूमिनस के लिए, 1.22 अपॉन 2 0.61 हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल आपका रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। तो बस ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, उसका रेसिप्रोकल आपका रिजॉल्विंग पावर। ये हो गया माइक्रोस्कोप का। वैसे टेलीस्कोप का अगर रिजॉल्विंग पावर देखें तो टेलीस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे स्टार्स हो गए या बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको सेपरेट देखने के लिए, उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। तो मान लो दो ऑब्जेक्ट जो एकदम बहुत दूर है, एक ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ से आ रही है, दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ से आ रही है। दोनों ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। मान लो ये थीटा एंगल जो है वो दो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पड़े हैं वहाँ से जो भी लाइट आ रही है उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इस थीटा को ही हम यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोल देते हैं, और इस थीटा का वैल्यू 1.22 लैम्डा अपॉन डी आया। देखो इनके वैल्यूज कैसे आए, कहाँ से आए, यहाँ पे इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपके बुक में, सीधा वैल्यूज डाला हुआ है, सीधा वैल्यूज आपको भी याद रखना है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का वैल्यू क्या आ गया, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा। और उसी का रेसिप्रोकल ले लो तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, और डी जो होता है यहाँ पे वो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस,
देखो ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है, इसमें दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ लेंस होता है और एक जिसके थ्रू आप देखते हो आई पीस होता है। तो यहाँ पे बात ऑब्जेक्ट वाले लेंस की हो रही है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका जो डायमीटर होता है उसी हम लोग कैपिटल डी लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर बोलते हैं इसको, या फिर कई बार अपर्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो साफ साफ जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा, उतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके वो हमको ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो बच्चों थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे होता है पूरी तरह से ख़त्म। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे आएंगे, और सॉरी न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ मैं, एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे और एमएचटी सीईटी के लिए इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।